वरना अल जवाहिरी अफगानिस्तान में क्या कर रहा था, और वो भी उसकी राजधानी काबुल में। इससे साबित होता है कि अफगानिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। दूसरा पॉइंट, यह अमेरिका का एक अटैक मॉडल है और इसके जरिए उसने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को कहीं भी उनके घर में घुसकर मारता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में छिपे हों। तीसरा पॉइंट, जिस तरह ओसामा बिन लादेन को मारकर उस समय राष्ट्रपति ओबामा ने अपने नंबर बढ़ा लिए थे, उसी तरह राष्ट्रपति बाइडेन ने अब अल जवाहिरी को मारकर अपने लिए कुछ पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता गिर रही थी। चौथा पॉइंट, भारत के भी जवाहिरी जैसे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो क्या भारत भी अमेरिका की तरह ऐसी टारगेट किलिंग कर सकता है या उसे करनी चाहिए? इसमें भारत के लिए क्या सीख है? क्या हम भी हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम को इसी तरीके से पाकिस्तान में घुसकर मार सकते हैं? आज लोग ये पूछेंगे। और पांचवां पॉइंट है इस नई हेल फायर मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मकान की बैल्कनी से अंदर जाकर ड्राइंग रूम में बैठे आतंकवादी को जहन्नुम तक पहुंचा देती है। और छठा पॉइंट ये कि क्या पाकिस्तान ने अल जवाहिरी की मौत का सौदा अमेरिका से किया है? अपने घर की बैल्कनी में काफी समय बिताता था, इसलिए सीआईए ने जवाहिरी को बैल्कनी में ही मारने का प्लान बनाया और उसी की वजह से वो पहचान में भी आया। आप सोचिए, बार बार बैल्कनी में आने की आदत ने जवाहिरी को इतना आसान शिकार बना दिया, यानी उसकी ये जो आदत है वो भारी पड़ गई। जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने अपने रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे 2 हेलफायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया गया। तो जो ड्रोन का नाम था रीपर और जिस मिसाइल का उपयोग किया गया है उसका नाम है हेलफायर मिसाइल। ये बड़ी खास तरीके की मिसाइल होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको। बोरा बोरा की पहाड़ियों पर हुए हमले में वो बच निकला था। फिर 2006 में पाकिस्तान के दामदोला में एक मिसाइल अटैक से ठीक पहले वो वहां से भाग गया था। जिस तरह से ओसामा बिन लादेन की मौत ने ओबामा को सबका फेवरेट बना दिया था उस समय, उसी तरह से अल जवाहिरी की मौत से भी राष्ट्रपति बाइडेन काफी खुश हैं और इसे वो इंसाफ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इंसाफ कर दिया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद अल जवाहिरी की मौत की घोषणा की है। At my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. I'm sharing this news with the American people now, after confirming the mission's total success. American service members, American diplomats, and American interest. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. तो राष्ट्रपति बाइडेन इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने प्रेस के सामने खुद इसकी ब्रीफिंग की, इस हमले की, और इस हमले के बारे में तमाम जानकारियां उन्होंने खुद ही आपके सामने रख दी है। अमेरिका, आप जानते हैं, अपने आप को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है और तालिबान ने अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण सरकार चलाने की शपथ तो ली थी, लेकिन सोचिए, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के प्रमुख का ठिकाना काबुल बन गया। पूरी दुनिया के आतंकवादी इस वक्त
तालिबान की शरण में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यही वजह है कि अल जवाहिरी पिछले 1 साल से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़े शान से रह रहा था और उसे यकीन था कि उस तक अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा। वैसे अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक से तालिबान काफी भड़का हुआ है। उसने इस हमले को दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है, लेकिन अल जवाहिरी की मौजूदगी यह साबित करती है कि तालिबान के राज में आतंकवादियों की मौज है। अल जवाहिरी काबुल में छिपा हुआ था और निश्चित तौर पर तालिबान को इसकी जानकारी जरूर रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तालिबान को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को यह जानकारी नहीं दी। अल जवाहिरी को अमेरिका ने जिस तरीके से मारा है वो आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई का एक जांचा परखा मॉडल है। दुनिया ने इस मॉडल को पहले भी देखा है। जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया, फिर हमले की एक निश्चित जगह तय की और वहीं पर स्ट्राइक करके अपने निशाने को उसने मार गिराया। रीपर ड्रोन की मदद से हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ जिसमें अल जवाहिरी मारा गया। हम आपको आज उस मकान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी बालकनी में ये मिसाइल्स, जिसकी बालकनी से होते हुए ये मिसाइल्स अंदर गई हैं। देखिए, ये वो जगह है काबुल में। इस मकान में अल जवाहिरी छुपा हुआ था। इस मकान में आपने देखा होगा खिड़कियां हैं, बालकनी है। और सबसे खास बात यह है कि इस हमले में पूरा घर तबाह नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, बल्कि ड्रोन हमले में 2 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन उनका जो टारगेट है वो बालकनी में खड़ा हुआ अल जवाहिरी था। निशाना इतना सटीक था कि बालकनी और उससे जुड़े हुए कमरे में ही कुछ तबाही के निशान दिखते हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। आमतौर पर जब मिसाइल के हमले होते हैं उनसे पूरी की पूरी इमारतें नष्ट हो जाती हैं भारत में। अमेरिका को तबाह करने का सपना जवाहिरी और लादेन जैसे आतंकवादियों पर काफी भारी पड़ा। इसी तरह दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी भी भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने की बात अक्सर कहते हैं। अब समय आ गया है कि भारत को अमेरिका की तरह हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को इसी तरह खत्म कर देना होगा। अमेरिका ने इस मॉडल को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि यह संभव है और अगर सारी दुनिया अमेरिका के मामले में चुप रही तो उसे बाकी देशों के मामले में भी बोलने का कोई अधिकार अब नहीं रहेगा। देश पर हमला करने वालों को अमेरिका कभी छोड़ता नहीं, चाहे वो आतंकवादी किसी भी देश में छुपा हुआ क्यों ना हो। तो क्या भारत को भी अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारना चाहिए, फिर चाहे वो पाकिस्तान में छिपे हों या फिर किसी और देश में। आने वाले समय में आतंक से लड़ने का यह सबसे नया तरीका होगा, लेकिन इसके लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी और उससे भी बड़ी बात इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। शमसी एयरबेस का इस्तेमाल या पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल है तो ये एक तीर से 2 शिकार है। यह भी कहा जा रहा है कि जवाहिरी का सौदा पाकिस्तान ने अपना कर्जा चुकाने के लिए किया है। दरअसल पाकिस्तान पर IMF का बहुत बड़ा कर्ज है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उस पर बहुत दबाव है कि वो उस पैसे को वापस करे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान ने जवाहिरी का सौदा $10 मिलियन यानी करीब 78 करोड़ रुपए में कर लिया। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने IMF से राहत पाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी और फिर अमेरिका ने कहा कि मदद हम आपको करेंगे, लेकिन पहले आप हमारी जवाहिरी को मारने में मदद कीजिए। ये सारी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जवाहिरी की मौत से 48 घंटे पहले अमेरिकन आर्मी के एक टॉप जनरल से बात की है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में यह तय हुआ कि जवाहिरी के बदले पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना कंगाल देश हो चुका है। आज अगर उसे कहीं से पैसा मिल रहा हो तो वो एक आतंकी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिका में जंग और आतंक के खिलाफ लड़ाई एक बिजनेस मॉडल की तरह है। आप पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल अगर देखेंगे तो लगभग सभी के कार्यकाल में या तो कहीं ना कहीं जंग चल रही थी, युद्ध चल रहा था, या फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। यही उसका बिजनेस मॉडल है। जो भी राष्ट्रपति आता है वो ये सोचता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे और दूसरा वो आतंकवाद के सबसे बड़े ठेकेदार बने रहे आतंकवाद रोकने के लिए।
अमेरिका इसी के बहाने अपने हथियारों का बाजार लगाता है, जिसमें बड़ी संख्या में खरीदार देश पहुंचते रहते हैं और अमेरिका का बिजनेस चलता रहता है। उसका एक खास पैटर्न है। जैसे बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा। लादेन की मौत ने ओबामा की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता को बढ़ा दिया और ओबामा को अमेरिका के लोगों का उस समय एक हीरो बना दिया। ठीक इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ बगदादी को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बगदादी की मौत एक मेडल की तरह था, जिसने उन्हें ताकतवर राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। वो रिटायर होने के बाद ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही बगदादी का खात्मा किया। और अब अल जवाहिरी की मौत से जो बाइडेन की गिरती हुई लोकप्रियता कुछ हद तक संभल सकती है। अल जवाहिरी को मार गिराना एक मेडल की तरह बाइडेन के सीने पर आज सज गया और बाइडेन इस मेडल को अगले राष्ट्रपति चुनाव या फिर रिटायरमेंट के बाद अपनी उपलब्धि के तौर पर दुनिया के सामने जरूर पेश करेंगे। अमेरिका के इतिहास में इस तरह की घटनाएं राष्ट्रपतियों को महान बनने में मदद करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपने आंतरिक राजनीति को ठीक करने और अपनी जनता के सामने खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा, दुनिया में कहीं भी कोई भी युद्ध चल रहा हो, उसमें किसी ना किसी रूप से अमेरिका जरूर शामिल रहता है। के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। ताइवान के नेतृत्व के साथ चर्चा हमारे साझेदारों के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि करती है और साझा हितों को बढ़ावा देती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र की बात कर रहा है। अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानता है और यह बात चीन को बुरी लगती है। चीन ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, अपना इलाका मानता है और चीन को जिस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ है वो है ताइवान में लोकतंत्र से। ताइवान की जो आबादी है वो लगभग 2,35,00,000 की आबादी है। बहुत छोटा सा देश है और अगर लड़ाई हो जाए तो वो चीन के सामने कहीं से भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ताइवान लगातार चीन के सामने झुकने से इनकार करता रहा है। तो हम आपको लगातार वो खबरें बता रहे हैं कि इस समय ताइवान में क्या चल रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव किस हद तक बढ़ चुका है, इसे समझने के लिए आपको चाइनीज मीडिया की तरफ से जारी किए गए कुछ वीडियोस आज जरूर देखने चाहिए। के बीच ये छोटा सा देश है जिसका नाम है ताइवान। चीन के पूर्वी समुद्री तट से इसकी दूरी करीब 160 किलोमीटर की है। सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है चीन से। अब इसकी भौगोलिक परिस्थिति पर गौर कीजिए। ताइवान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच इकलौता देश है। चीन इस इलाके में किसी भी देश की आवाजाही पर ऐतराज करता है क्योंकि वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, कहता है ये हमारा है। अमेरिका और जापान जैसे देशों का कहना है कि चीन दक्षिण चीन सागर में किसी को आने जाने से रोक नहीं सकता। अब ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए। चीन के पूर्वी दरवाजे पर ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जहां से चीन पर सबसे करीबी से नजर रखी जा सकती है और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन इस इलाके के सभी छोटे छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करता रहता है। दक्षिण चीन सागर में कब्जे के लिए उसने वहां कई नकली द्वीप तक बना रखे हैं।